हेलो एवरीवन। तो अभी है ना, आज चैप्टर 4 का हमारा पार्ट 2 बाकी था, उसका रिकॉर्डिंग चालू किया। सीन ऐसा हो गया कि हम लोगों ने है ना स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, देन ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। सीन क्या हुआ, लैपटॉप शट डाउन हो गया, और लैपटॉप शट डाउन होने की वजह से बैकअप फाइल भी इसने वो भी इसने क्रिएट नहीं किया। एंड देन अब पूरा रिकॉर्डिंग हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, रात के बजे अभी 12:26 नहीं, अभी बजे 12:43। तो अब फिर से हम 35 मिनट्स का हमारा जो रिकॉर्डिंग था वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड देन मतलब कि सुबह के 2 या 3 बज जाएंगे, ये सब कुछ खत्म करते करते 2-2:30 बज जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर में समझ लिए थे। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हो। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। टोटल 3 से 4 स्ट्रेटेजी यहाँ पे बात की है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ की, बाद में ग्रोथ के अंदर मल्टीपल चीजों की, लास्ट में टर्न अराउंड, रिट्रेसमेंट। ठीक है, और एक और स्ट्रेटेजी होती है कॉम्बिनेशन, जहां जिसकी बात यहाँ पे नहीं हुई। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जनरली मैं बता देता हूँ। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन और रिट्रेसमेंट, इन तीनों का कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बना लो, एक या दो का या 2 या 3 का। ठीक है, तो वो ज्यादा मैटर करती नहीं है, उसके बारे में कुछ ढंग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, एंड यहाँ पे बोला भी नहीं है। बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की। अब क्या है, अब पूरा का पूरा हाईलाइटेड पोर्शन ऑलरेडी है, तो हमारा काम 30 मिनट्स का 25 मिनट्स में हो जाएगा, 10 मिनट्स कम लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्टेबलाइज। अब कभी भी आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बोले ना, कोई स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी मतलब ये खड़ा रह जाना मत समझना। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, आज मैं जो कर रहा हूं ना वो मैं कल करूंगा, वो मैं परसों करूंगा, बट मैं कुछ एडिशनल चीजें नहीं करूंगा। जैसे कि आज आप सीए कर रहे हो, 1 महीने के बाद एग्जाम है, तब आज आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ोगे, लेकिन अपने आइडल दिनों में आप कितना पढ़ते थे? 6 या 7 घंटे रेगुलर, उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ते थे। तो अभी 6 से 8 घंटा हो गया ना, मतलब कि आपने अपना है ना स्ट्रेटेजी चेंज किया। वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, आप अपना जो पढ़ने का टाइम है वो इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, आप स्टेबल हो, मतलब कि जो आज कर रहे हो वही कल करोगे और वही परसों करोगे। ठीक है, उसको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मीनिंग क्या है, मैं आज जो करूंगा वो भी मैं कल करूंगा और वही मैं परसों करूंगा। इट में ऑप टू सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अब मैं आज जो कर रहा हूं कल मैं करूंगा वही चीजें, तो मेरा जो इंटरेस्ट आज आज जो काम मैंने किया उसमें जिसमें मुझे इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट मेरा सेम कल रहेगा, वही मेरी स्ट्रेंथ कल सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब एक बिजनेस की तरीके से समझो। बिजनेस जब स्टेबल हो जाता है ना, मतलब कि वो एक ही प्रोडक्ट या एक ही मार्केट में डील करता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जो जो मार्केट में वो डील कर रहा है या जो प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है ना, वो कस्टमर के बीच में उसका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, वैसा उसको एनवायरमेंट क्रिएट करना है। सेफगार्ड क्या करेगा, उसका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन द मार्केट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। ठीक है, मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑन द सस्टेन बेसिस। हमें हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन ऑलरेडी रीच। ठीक है, मैं कहीं पे पहुंच चुका हूं। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आप कब अप्लाई करोगे, मैं पीएलसी की सबसे पहले बात करता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन का स्टेज होता है, उसके बाद ग्रोथ का स्टेज होता है, बाद में यहाँ पे मैच्योरिटी का स्टेज आता है, एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, ये ग्रोथ और ये इंट्रोडक्शन। अब जब आप इंट्रोडक्शन के स्टेज में हो तो क्या आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है? नहीं, मुझे बढ़ना है, मैं ग्रोथ में भी मैं बढ़ूंगा, लेकिन मेच्योरिटी स्टेज के बाद डिक्लाइन का स्टेज है। तो आप मेच्योरिटी स्टेज में क्या करोगे, मैं जितना ज्यादा मेच्योरिटी स्टेज पे खड़ा रहूंगा, यहाँ पे मेरा जो मार्केट शेयर है वो मैं इंक्रीज करता रहूंगा जितना ही ज्यादा, यहाँ पे मैं एक कमांडिंग पोजिशन अपनी बना लूंगा। तो क्या मैं स्टेबल हूं? यस, मैं स्टेबल हूं, और स्टेबिलिटी हमें ऑलवेज मेच्योरिटी फेज में ही चाहिए। तो कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजिशन ऑलरेडी रीच। जिस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको उसमें आप कमांडिंग पोजीशन धरा रहे हो, तो आप स्टेबल हो जाओ यार। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्टेबलाइज, ऑप्टेड टू अ सेफगार्ड इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ।
यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्टेट करना है सेफगार्ड टू एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, मेंटेन करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन इज ऑलरेडी रीच। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परस्यू कब होती है, बात कर लेते हैं परस्यू कब होती है। तो कंटिन्यू सर्व इन सेम एंड सिमिलर मार्केट, जब भी मेरी इच्छा है मैं सेम और सिमिलर मार्केट में सर्व करूं, या फिर डील इन सेम और सिमिलर प्रोडक्ट में, कि मेरी इच्छा है मैं सेम और सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस में डील करूं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब परस्यू होगी, जब मैं क्या करूं, कंटिन्यू टू सर्व द सेम और सिमिलर मार्केट एंड डील इन द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, whose product have reached the maturity stage on the PLC, जो प्रोडक्ट अपना मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है वो भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। और वो हैव सफिशिएंट मार्केट शेयर बट नीड टू रिटेन दैट, आपने सफिशिएंट मार्केट शेयर तो अर्न कर लिया है बट आप उसको रिटेन करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, तो आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का यूज करके उसको अपने पास रिटेन कर सकते हो। एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी शुड नॉट कंफ्यूज विद डू नथिंग स्ट्रेटेजी। मैंने क्या बोला, डू नथिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक बंदा आलस कर रहा है और सो रहा है पूरे दिन, दैट इज कॉल्ड डू नथिंग स्ट्रेटेजी। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बैठा है एटलीस्ट, या फिर आप 6 घंटे स्टडी कर रहे हो, 6 घंटे स्टडी कर रहे हो, कल भी करोगे परसों भी करोगे, तो क्या ये डू नथिंग है? ये डू नथिंग नहीं है, आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो अपने लाइफ में, तो दैट इज नॉट कॉल्ड डू नथिंग। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप हमेशा करते रहते हो। आलसी बनना स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आएगा, वो आलसी बना ही है। तो हैंस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डू नथिंग स्ट्रेटेजी। डू नथिंग स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ बंद करके घर जा रहे हो, ठीक है। बट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, आप आज जो कर रहे हो वही कल करोगे, वही आप परसों करोगे, तो ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परस्यू कब होता है, तो दो केस में परस्यू होगा। एक तो कंटिन्यू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट एंड डील्स इन द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेकेंड, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी दूसरी कब होगी, दूसरा रीजन परस्यू करने का क्या है, whose product have reached on the maturity stage of a PLC, or those who have to sufficient market share but need to retain that, ठीक है। hence the stability strategy should not confuse with do nothing strategy, ठीक है। hence stability strategy should not be confused with do nothing strategy। डन। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले मैं स्टेबल गेम खेल रहा हूं, तो क्या स्टेबल गेम खेलूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, सेफ होगी। मतलब कि मैं आज 6 घंटे पढ़ रहा हूं, कल 6 घंटे पढ़ रहा हूं, परसों भी 6 घंटे पढ़ रहा हूं। मैं अपने बिजनेस में आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, कल भी 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, परसों भी 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है। इट इज अ सेफ स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन अ स्टेटस को। देन इट डज नॉट वारंट मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट। देखो आज भी मैं 1 लाख कमा रहा हूं, कल भी मैं 1 लाख कमा रहा हूं, परसों भी मैं अपनी फर्म के अंदर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। सीधी सीधी पैसों की बात कर रहा हूं। अब जब मैं 1 ही लाख रुपए कमा रहा हूं तो 1 लाख का तो इक्विपमेंट मैंने लगा के ही रखा होगा जिसकी वजह से मैं 1 लाख कमा रहा हूं। तो क्या मुझे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं चाहिए। डज नॉट वारंट मच ऑफ अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। रिस्क इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रेटेजी इज लेस। देखो पहले बोला सेफ स्ट्रेटेजी है, यहाँ क्या बोले भाई, रिस्क लेस है, ठीक है। सेफ स्ट्रेटेजी होगा तो रिस्क तो लेस ही होगा, तो ये 3 पॉइंट तो आ जाने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, फर्म विद मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज दी स्ट्रेटेजी। जिस फर्म का मॉडेस्ट ग्रोथ होता है वो इस स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं। बाद में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट इन्वॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है ना वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करती है रीडेफिनेशन बिजनेस। रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस क्या है, आज मेरा स्कोप जो है ना उस स्कोप को मैं बड़ा कर रहा हूं, मैं नया इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं, तो डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर हम ना ही तो नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और ना ही तो हम क्या लेके आते हैं, न्यू स्कोप हमारा लेके आते हैं, हम स्कोप नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 याद कर लेना। देन वाइल ऑप्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी, जब मैं ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट करूंगा, कौन सी स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा अपने रिसोर्स और एग्जिस्टिंग बिजनेस पे। देखो मैं एक्सपेंशन की तरफ जाऊंगा, समझो ग्रोथ या एक्सपेंशन की तरफ जाऊंगा, मल्टीपल जगह पे ध्यान रहेगा। बट मैं स्टेबल होके एक ही प्रोडक्ट या एक ही मार्केट के ऊपर या एक ही रिसोर्स के ऊपर ध्यान रखूंगा, तो क्या होगा, मैं एक नई कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकता हूं। तो व्हाइल ऑप्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स ओन रिसोर्स एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट और मार्केट, thus लीडिंग टू बिल्डिंग अ कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो यहां से यहां तक के हो गए। और एक ये जो हमने परस्यू में फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ा था, परस्यू का फर्स्ट जो परस्यूएशन था ना वो है
stay within the same business, same product, market posture, function, maintaining the same level of effort at the present. ठीक है, फटाफट 6 याद कर, 6 ही है ना, ये 5 6 7 7 है, 7 याद करने हैं, 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे, कोई भी आप 5 से 6 लिख दो, बहुत है मेरे लिए। सबसे पहला, it is a safe strategy that maintain a status quo, does not involve a redefinition of the business, does not warrant much fresh investment, risk involved in this strategy is less. ठीक है, firms with the modest growth objective choose this strategy. ठीक है, then while opting of this strategy, the organization can concentrate on its own, किसके ऊपर, रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट और मार्केट, दस लीडिंग टू कोर कॉम्पिटेंसी। उसके अलावा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टे विद इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, मार्केट पोस्चर एंड फंक्शन, एंड मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ द एफर्ट्स एज एट प्रेजेंट। जो आज हम एफर्ट डाल रहे वही हम कल एफर्ट डालेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, मेजर रीजन भाई कौन कौन से रीजन है इस स्ट्रेटेजी को, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को लेने के लिए? मेजर रीजन क्या है? तो सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट हैज रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी। मैं पीएलसी में मैच्योरिटी पे पहुंच गया। मैच्योरिटी के बाद कौन सा फेज है, डिक्लाइन का। अगर डिक्लाइन नहीं जाना है तो मुझे क्या स्टेबल लेके रहना पड़ेगा? यस। बाद में अब जब है ना नॉर्मल चीजें चलती है ना तो सब कंफर्टेबल फील करते हैं, अब एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं। तो स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस को एंड इन्वॉल्व्स लेस चेंजेस एंड लेस रिस्क। ठीक है, मेरा जो स्टाफ है ना वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के साथ है ना इतना अच्छा हो गया है ना कि वो क्या बोल रहे हैं, भाई यार जो चल रहा है ना वैसे चलने दे। तो स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस को एंड इन्वॉल्व अ लेस चेंजेस एंड लेस रिस्क। अब मैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब ऑप्ट कर सकता हूं, जब मेरा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट जिसके अंदर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है ना वो स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल नहीं है तो मैं कभी भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे नहीं जा रहा हूँ। कॉम्पिटिटर मेरे प्रोडक्ट को गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरा मार्केट शेयर खाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाऊंगा, अपना मार्केट शेयर रिटेन करके रखूंगा, मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा अगर वो खा रहा है तो। एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज रिलेटिवली स्टेबल। जब स्टेबल होगा एनवायरमेंट तभी हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में एक ऐसा मौका आ गया कि आप एक ऐसे लेवल पे आके खड़े हो कि अब आपने कुछ एक्सपांशन किया, अब आपने कुछ भी एक्सपांशन किया तो आपको थ्रेटनिंग होगा कि यार मैं गिर ना जाऊं या मेरा बिजनेस तबाह ना हो जाए, मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो जाए। तो व्हेन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपांड, जब भी आपको एडवाइजेबल नहीं है ना एक्सपांड करना, मे बी प्रिसाइव एज थ्रेटनिंग, जब भी आपको ऐसा डर लगता है कि मैं एडवांस एक्सपांशन करूंगा तो मुझे है ना प्रॉब्लमेटिक आएगा, तो उस टाइम पे आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परस्यू करो। आफ्टर रैपिड एक्सपांशन, समझो एक बहुत बड़ा मैंने एक्सपांशन कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, मैंने करोड़ों की डील क्रैक कर ली, वो करोड़ों की डील तो क्रैक कर ली, साथ में वो करोड़ों की जो डील हमने की थी ना वो हमने कंप्लीट कर दी है, 100 करोड़ की डील कंप्लीट कर दी। अब मेरा स्टाफ क्या चाहेगा, भाई अब लोड मत दे मेरे को थोड़े दिन तक। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा, अपने आप को स्टेबलाइज करूंगा, अपनी फर्म को स्टेबलाइज करूंगा। बाद में जो भी मेरा मार्केट शेयर है उसको मैं कंसोलिडेटेड करूंगा, मेरा अपना ग्रोथ कंसोलिडेट करूंगा। तो ये मेजर रीजन है, टोटल इतने मेजर रीजन है। पहला क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो रीच कर चुका है मैच्योरिटी स्टेज ऑफ अ पीएलसी। दूसरा क्या है, स्टाफ फील्स कंफर्टेबल विद द स्टेटस को, इन्वॉल्व्स अ लेस चेंज एंड लेस रिस्क। देन एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिव इज रिलेटिवली स्टेबल, not advisable to expand as it may be perceived as threatening. ठीक है, and after rapid expansion firm might want to stabilize and consolidate itself. ठीक है, तो ये मेजर रीजन है। ठीक है, why do not startup aim for stability? अब स्टार्टअप का काम क्या है पता है, नए नए आइडियाज के ऊपर काम करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब जब मुझे एक नए आइडिया पे काम करना है, उस नए आइडिया को डेवलप करना है, तो क्या मैं स्टेबल रह सकता हूं? मैं कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, स्टार्टअप इज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, अर्ली स्टेज ऑफ आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। अर्ली स्टेज का आइडिया देना और डेवलप करना है। जनरली क्रिएट फॉर अ सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम थ्रू अ टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप का मेन काम क्या है पता है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है ना उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्व करना। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, स्पीड और एगिलिटी। ठीक है, स्पीड माने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, ग्रोथ लेके जाना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, पढ़ो ये, ऑन द अदर हैंड इज
Stability on the other hand is more meaningful strategy when the size of operation is expanded to a full capacity. Stable आप कब होगे? जब हमारा expansion full capacity पे and business is at maturity stage, business maturity stage पे, then we rarely see the startup aiming for a stability. सही बात है, मुझे आइडिया पे काम करना है, मुझे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, और स्टेबिलिटी क्या बोले भाई, मैंने अपना फुल कैपेसिटी यूज कर लिया है और मैं मैच्योरिटी स्टेज पे हूँ, मुझे शांति से रहने दे। तो ये आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, और जब आइडियोलॉजी मैच नहीं होती है तब क्या होगा, जो हमारा स्टार्टअप है वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने 15 मिनट में पूरा का पूरा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी खत्म कर डाला है। नेक्स्ट अब करेंगे हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। तो पहले तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में जो जो पढ़ा है ना उसका रिवर्स होता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, कोई भाई नया इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी क्या बोलते हैं, भाई ये सब छोड़, मुझे ग्रोथ करना है, मुझे एक्सपांशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं है ना अपना बिजनेस का रीडेफिनेशन करूंगा। रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग द स्कोप, बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। मैं अपने अपने बिजनेस का जो स्कोप है ना उसको बड़ा कर दूंगा। अब जब मैं अपने बिजनेस का स्कोप बड़ा कर दूंगा तो क्या होगा, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। सब्सटेंशियली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मैं इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करूंगा सब्सटेंशियली, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करूंगा। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या बोलती है, स्टडी के फॉर्म में देख लेते हैं। अब 6 घंटा डेली पढ़ते हो, अब आपकी एग्जाम नजदीक है तो आपको क्या चाहिए भाई, ग्रोथ चाहिए, मुझे ज्यादा याद रहना चाहिए। आप अब 10 आवर की स्टडी कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, 10 to 11 आवर की, ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रोथ के 6 घंटे से सीधे 10 घंटे की स्टडी कर रहे हो। तो रीडिफाइन करता है बिजनेस को बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, सब्सटेंशियली इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, द स्ट्रेटेजी में टेक अ एंटरप्राइज अलोंग अ रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स, फुल प्रॉमिस एंड पिटफॉल। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको एक ऐसे मार्ग पे ले जाएगी जहां पे फुल ऑफ प्रोमिस होंगे या तो पिटफॉल्स होंगे। ठीक है, एक बिजनेस है, उसका एक वेंचर है, ठीक है, अब इस वेंचर का वो सेकंड वेंचर ओपन करना चाहता है, ये अहमदाबाद के अंदर है, ये अहमदाबाद के अंदर वो अपना है ना सेकंड वेंचर ओपन करना चाहता है। क्या ये ग्रोथ है? यस, ये ग्रोथ है। ठीक है, मैं अपना सेकंड वेंचर ओपन कर रहा हूं, तो सेकंड वेंचर ओपन करूंगा तो यहाँ पे नया स्टाफ आएगा, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना मैं यहाँ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देख रहा हूँ या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देख रहा हूँ कि 2 फॉर्म होगी, डबल इनकम होगी। ठीक है, रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। अब मैं जब 2 चीजें कर रहा हूं तो हो सकता है ना एक जगह मैं ऑडिट का काम करूं और इनकम टैक्स का काम करूं, और ये वाली फर्म के अंदर मैं सीएमए का काम करवाऊं, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, लोन का काम करवाऊं। ठीक है, ऐसी सारी चीजें करूं, तो क्या मैं स्कोप ऑफ बिजनेस इंक्रीज कर रहा हूं? यस, मैं अपना स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ा रहा हूं। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, एक तो फॉर्म थी, दूसरी फॉर्म ले ली ये सारी काम करने के लिए। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजी में टेक एंटरप्राइज अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ। देखो यहाँ पे मैं ऑडिट और इनकम टैक्स कर रहा था तब तक ठीक है, मैं लोन के काम में अगर घुस रहा हूँ, मैं लोन का वर्क करवा रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए अननोन चीजें रिस्की बात है? यस, ये मेरे लिए अननोन चीजें रिस्की बात है। इसमें या तो मुझे सक्सेस मिलेगी या तो ये मेरा पूरा बिजनेस डूम हो जाएगा। तो फुल ऑफ प्रॉमिस एंड पिटफॉल्स, अगर फुल ऑफ प्रॉमिस का मतलब सक्सेसफुल होगा, पिटफॉल्स का मतलब डूम हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, इतना लिखो बहुत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहला इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, हमारा पूरा बिजनेस हम चेंज करेंगे तो रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। सेकंड, अपोजिट ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस अपोजिट टू स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी। बाद में एक्सपांशन क्या करता है, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी लीड टू अ बिजनेस ग्रोथ। देखो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी कहां पे लीड करता है, मुझे वो लेके जाता है बिजनेस ग्रोथ की तरफ। फर्म विद द मोमेंटम ग्रोथ एम्बिशन कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ओनली थ्रू एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। किसी फर्म का सोचिए मुझे ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, ग्रोथ और एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट लाके हम रिन्यूअल ऑफ द फर्म करेंगे, या तो फिर हम न्यू बिजनेस लेके आएंगे, प्रोडक्ट लेके आएंगे और मार्केट लेके आएंगे, न्यू मार्केट में जाएंगे। हाईली वर्सिटाइल स्ट्रेटेजी, समझो
ये स्ट्रेटेजी हमने पहले ही यहाँ पे बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, एंटरप्राइज अलोंग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ, अननोन और रिस्की पाथ पे लेके जा रहा है। तो देखो एक हाईली वर्सिटाइल स्ट्रेटेजी है, ओवर अ सर्वल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ, ये हमें बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रोथ का ये हमें देता रहेगा, ठीक है। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी होल्ड्स विद इन इट्स फोल्ड टू मेजर स्ट्रेटेजी रूट, इसके अंदर टोटल टू मेजर रूट है, कौन सा, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। तो चलो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मेरे साथ फिर से बोल लो। इन्वॉल्व रिडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, ऑपोजिट ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी लीड्स टू अ बिजनेस ग्रोथ, firm with the momentum growth ambition can meet in the objective only through the expansion strategy, renewal of the firm by the fresh or a new investment, ठीक है, and new product, business, market, ठीक है। Then highly versatile strategy, offer a several permutation and combination for a growth. Then last में हमारा था टू मेजर स्ट्रेटेजी, ये रखता है रूट रखता है इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मेजर रीजन क्या है, ठीक है, तो मेजर रीजन हम देख लेते हैं। एनवायरमेंट डिमांड इंक्रीज इन अ पेस ऑफ एक्टिविटी, सबसे पहला हम ग्रोथ क्यों चाहेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है ना मार्केट में उसकी एक बहुत हाई डिमांड है, तो एनवायरमेंट डिमांड इंक्रीज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी, जो हमारा एनवायरमेंट है उसकी डिमांड है कि भाई तुम अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करो। फील मोर सेटिस्फाइड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ ग्रोथ फ्रॉम द एक्सपांशन। देखो आज में सीए बनोगे, कल जाके परसों जाके आप अपनी सीए फॉर्म करोगे, उसके बाद दूसरी फॉर्म करोगे, तीसरी फॉर्म करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा, आपको क्या होगा कि मैं क्या करता था और आज मैं क्या कर रहा हूं। जब दो फॉर्म हो जाएगी, तीन फॉर्म कर लोगे, नया बिजनेस वेंचर खड़ा करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज करोगे ना, ठीक है ना, तो कैसा होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये ग्रोथ की स्ट्रेटेजी हमें सेटिस्फेक्शन दिलाती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती है हमें। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हमें इतना बता सकती है कि भाई तुम स्टेबल हो, तुम जो कर रहे हो ना अच्छा कर रहे हो, बट क्या अच्छा करने से मार्केट में काम चलता है, नहीं, अच्छा करने से सिर्फ मार्केट में काम नहीं चलता है, अच्छे के साथ साथ हमें और क्या चाहिए, अच्छे के साथ साथ हमें और एक चीज चाहिए, और एक चीज चाहिए सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन हमेशा ग्रोथ से मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी में फील मोर सेटिस्फाई, देन लीड टू अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड वाइस वर्सा कॉम्पिटिटर्स। आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट का यूज करोगे, नई टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, जब आप नई टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो क्या आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाओगे, न्यू प्रोडक्ट लाके, यस। जैसे ही आप न्यू प्रोडक्ट लाके मार्केट शेयर इंक्रीज करोगे तो क्या आपका कंट्रोल होगा मार्केट के ऊपर, यस, मेरा कंट्रोल होगा मार्केट के ऊपर। और क्या कॉम्पिटिटर को इस कंट्रोल से इंपैक्ट आएगा, यस, कॉम्पिटिटर को इस चीज से इंपैक्ट आएगा। तो लीड टू अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड द कॉम्पिटिटर। एडवांटेजेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस का, हमारा जो एक्सपीरियंस कम है उसका हम एडवांटेजेस ले सकते हैं। एंड एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्वायरिंग, मर्जिंग, आगे आके इसकी बहुत डिटेल में बताएगी, वहां पे ही बात करेंगे। तो मेजर रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है एनवायरमेंट का डिमांड है, इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी, feel more satisfied, lead to a greater control over the market, vice versa competitors. Advantages of the experience curve and includes expansion, also include intensification, diversification, acquiring and merging, ठीक है। अब हम टाइप्स है ना, हम बस यहीं पे पहुंचे थे, ये टाइप्स का हम चार्ट बना रहे थे। तो टाइप्स का चार्ट क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, दो तरह के ग्रोथ होते, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल के फर्दर दो पार्ट पढ़ रहे हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर एनसॉप का हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में वही है, बस एनसॉप में टोटल 4 टाइप है, उसमें से जो डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट है ना उसको रिमूव कर दो, तो अब कौन से रह जाते, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ये तीनों की बात यहाँ पे की गई है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर टोटल 4 टाइप है, उसमें से हमने पहले बात की कॉन्सेंट्रिक की। कॉन्सेंट्रिक के अंदर दो पार्ट बनते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के भी दो पार्ट बनते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है। भी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है, ऐसे बीच रास्ते में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी तो हम सब कुछ टिक करेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या लिखा है। तो कॉन्सेंट्रिक, उसके अंदर हमने वर्टिकल, फॉरवर्ड देखा, हॉरिजॉन्टल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड देख लिया, ठीक है। बाद में हमारे हमने बोला कॉन्सेंट्रिक के बाद हमारा दूसरा टाइप क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, RATE है,
ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद थर्ड है इनोवेशन। शायद इनोवेशन यहाँ पे 3 ही है, ठीक है देख लेते हैं। हाँ बस 3 ही है, तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप पड़ते हैं, 4 नहीं 3 टाइप से। अब क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्सटर्नल के साइड की। एक्सटर्नल के अंदर सबसे पहला मर्जर एंड एक्विजिशन। पहला पार्ट कौन सा है, उसके अंदर पहला पार्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मैं स्पेलिंग पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। अब मर्जर के अंदर 2 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये मर्जर के 2 पार्ट है, ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन दोनों चीजें अलग है, उसमें से मर्जर के 2 पार्ट है। क्या 2 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ओके 4 पार्ट है, सॉरी ये डायग्राम है ना बहुत लंबा जाने वाला है। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देन क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कोजेनरिक, एंड लास्ट में है कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, देन एक्सपांशन थ्रू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर एक्विजिशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, अलायंस। अलायंस के अंदर कुछ है तो एडवांटेजेस होगा, डिसएडवांटेजेस होगा, ठीक है। देन अब हमारा सारा स्ट्रेटेजिक एग्जिट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये टोटल 2 पार्ट है। देखो ये चार्ट है पूरा ग्रोथ का, ठीक है। ग्रोथ का चार्ट क्या बोलता है, ग्रोथ के 2 टाइप है, इंटरनल एक्सटर्नल 2 टाइप है। इंटरनल के फर्दर 2 पार्ट है, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में एनसॉफ हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन के 3 पार्ट है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, इनोवेशन, ठीक है। उसमें से भी कॉन्सेंट्रिक के 2 पार्ट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। बाद में हमने बात की एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल के 2 पार्ट है, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड अलायंस। उसमें से मर्जर और एक्विजिशन में से मर्जर के 4 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। अब एक एक करके समझते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार्ट की सारी चीजें खत्म हो गई तो आपका है ना 50% चैप्टर, 50% पार्ट इसका खत्म हो जाएगा। देन टर्न अराउंड वाली स्ट्रेटेजी एग्जिट बाकी रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपांशन थ्रू ग्रोथ, ये वाला पार्ट करते हैं। इंटेंसिफिकेशन एनसोप वाला पार्ट ये आप पढ़ोगे एनसोप के अंदर, जो हमने कल लास्ट लेक्चर ले लिया था, जो कल हमने लेक्चर लिया है उसके अंदर एनसॉप में आप ये पढ़ लेना, वहां पे बहुत डिटेल में दिया है, कभी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वहां पे बहुत डिटेल में दिया है, वहीं से ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। एक्सपांशन और ग्रोथ थ्रू अ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि ये वाला पार्ट तो नहीं करना है, अब हमें करना है डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन, when firm tries to grow and expand by diversifying into a various product or fields, it is called growth by diversification। जब फर्म ट्राई करती है ग्रो और एक्सपांड करना बाय डाइवर्सिफाई इनटू वेरियस प्रोडक्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाके हम ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, देख लो यार इंटरनल के अंदर ही थी, तो ये वाली चीजें तो हम ऐसी छोटी मोटी चीजें तो लिख ही सकते। ऑल्सो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, innovation and creative firms always look for an opportunity and challenge to grow, to venture into a new areas of activity and break a new frontier with the zeal of a entrepreneurship using the internal, ठीक है। Diversification is defined as an entry into a new product or product lines
न्यू सर्विस, न्यू मार्केट। देखो क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे डिफाइन होता है, एज अ एंट्री। कहां पे हम एंट्री ले रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर या प्रोडक्ट्स लाइन के अंदर, न्यू सर्विस के अंदर और न्यू मार्केट के अंदर। इनोविंग कर रहे हैं सब्सटेंशियली डिफरेंट स्किल, कोई नए स्किल हम इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एन entry into a new products or product fields या product line, new service, new market, involving a substantial different skills, technology and knowledge। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, ठीक है। तो इतनी 2 लाइन बहुत है, बाकी की चीजें जाने दो। फॉर सम फॉर्म डाइवर्सिफिकेशन इज यूटिलाइज, ठीक है, नहीं जाने दो। अब इन लोगों ने कैटेगरी की बात कर ली। कैटेगरी की बात मतलब डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक की। तो ये रहा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट आर रिलेटेड। ये कब टेक अ प्लेस, व्हेन द प्रोडक्ट आर रिलेटेड। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तब होगा जब 2 प्रोडक्ट एक दूसरे से कैसे भी रिलेट कर रहे हो, ठीक है। इन दिस डाइवर्सिफिकेशन न्यू बिजनेस दैट इट इज डाइवर्सिफाई इनटू अ लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू अ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। देखो मैं मोबाइल बना रहा हूं, बट जो मोबाइल के पार्ट्स है ना वो मैं बाहर से खरीद रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करके जो पार्ट्स वाली कंपनी है ना उसको मेरे साथ मर्ज कर रहा हूं, एक्वायर कर रहा हूं, ठीक है। मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझो। अभी न्यू बिजनेस दैट इट इज डाइवर्सिफाई इनटू अ लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू अ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केट। मतलब कि मैं एक नया बिजनेस है उसको मैं डाइवर्सिफाई करके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ प्रोसेस से लेके आऊं, टेक्नोलॉजी से लेके आऊं या मार्केट से लेके आऊं। द न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स देखो अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ क्लोथ वेंचर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज। देखो क्लोथ वेंचर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग शूज, क्या ये रिलेटेड प्रोडक्ट है? यस, ऑब्वियसली ये रिलेटेड प्रोडक्ट है। एक बंदा टी शर्ट और पैंट खरीदेगा तो वो शूज भी खरीदेगा ही, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लोथ वेंचर में था, अब मैं शूज का भी मैन्युफैक्चरिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब जो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है ना वो 2 डायरेक्शन में जाता है, या तो वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला पहले तो ये समझो, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट मेरा है ना लिंक्ड है, और ये लिंकेज कैसा है, लिंक्ड है। 2 डिफरेंट बिजनेस के प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ लिंक है। अब ये लिंक कैसे, थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। इन तीनों चीजों से ये दोनों प्रोडक्ट लिंक है, ठीक है। अब क्या बात किया यार, प्रोडक्ट की तो बात की, ये वर्टिकली इंटीग्रेशन भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी हो सकता है। वर्टिकल की बात कर लेते, इन वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म ऑफ टू द एंगेज इन द बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस इन द existing business of the firm, forms opt to engage in a business that are related to the existing business of the firm, ठीक है। मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में मैं पेशेंट लाने के लिए है ना एम्बुलेंस का सेवा देता हूं। क्या एम्बुलेंस सर्विस पूरी अलग है, हॉस्पिटल की सर्विस पूरी अलग है? यस। बट क्या ये एक दूसरे को लिंक कर रही है? यस, ये एक दूसरे को लिंक कर रही है। फॉर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन अ बिजनेस, फॉर्म्स ऑप्ट करते हैं ऐसे बिजनेस के अंदर देर आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना उसके साथ जो भी बिजनेस में लेके आता हूं ना उन दोनों को मैं इंटरलिंक करता हूं, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल, फॉर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन अ बिजनेस देर आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। मेरे पास हॉस्पिटल था, मैंने एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट कर दी। एम्बुलेंस की सेवा जैसे ही मैंने स्टार्ट की, क्या ये दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन हुए? यस, ये दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन हुए, ठीक है। द फॉर्म रिमेन्स अ वर्टिकल विद इन द सेम प्रोसेस और अ सीक्वेंस, द फॉर्म्स रिमेन वर्टिकल विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू द चेन। फॉर्म रिमेन वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, move forward or backward in the chain and enter a specific product
process step with the intention of making them into a new business for the firm. ठीक है, इतना क्या बोल रहा है कि फॉर्म हमेशा रिमेन वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस. आज मैं रिलायंस हूं, रिलायंस को पता है, रिलायंस का है ना खुद का जियो मार्ट है. जियो मार्ट के अंदर जो आम आते हैं मैंगोस, वो मैंगोस कहाँ से आते हैं? तो वो मैंगोस आते हैं जामनगर के अंदर है ना, उनका बड़ा सा फार्म है मैंगोस का, वहां से आते हैं. तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा प्रोसेस क्या था, जियो मार्ट का प्रोसेस क्या था, जियो मार्ट का प्रोसेस था मैंगो सेल करना. तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, ठीक है एग्जांपल गलत है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंगोस के फार्म पहले थे, बाद में जियो मार्ट आया. बट इंटरलिंक करो, जियो मार्ट में मुझे मैंगोस सेल करने थे, उसके लिए मुझे मैंगोस चाहिए थे, उसके लिए मैंने क्या किया, जामनगर वाली ब्रांच से अपने मैंगोस मंगवा लिए. तो क्या मेरा जियो मार्ट का काम क्या था, सेल करना. क्या सेल करना, मैंगोस सेल करना. और मैंगोस मैंने कहां से मंगवाए, जामनगर से. तो क्या ये इंटरलिंक है, सेम प्रोसेस के अंदर, सेम सीक्वेंस के अंदर आते हैं, ये सेम सीक्वेंस के अंदर आते, भले बिजनेस अलग है लेकिन सेम प्रोसेस या सेम सीक्वेंस के अंदर आते. तो फॉर्म्स remains vertically within the same process or same sequence. Move forward or backward. Forward और backward का मीनिंग समझो. या तो मैं आगे जा रहा हूं अपनी प्रोसेस चेन के अंदर, या तो मैं पीछे जा रहा हूं. मैं जियो मार्ट के अंदर मैंगोस सेल कर रहा था, मैंगोस में ला रहा था अपने फार्म से. ये कैसा हुआ, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ. मेरा मेन धंधा क्या है, जियो मार्ट का. अब मैं जियो मार्ट में मुझे मैंगो चाहिए बेचने के लिए, तो मैं जामनगर से ला रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मैं जियो मार्ट में सेल कर रहा हूं. अब जियो मार्ट ने है ना एक ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया. ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाओ, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट करो, पेमेंट करो, विद इन द 30 to 40 मिनट्स वो चीज आपके घर पे आ जाएगी. दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सामान आपको चाहिए था, आप जियो मार्ट में आके ले सकते थे, लेकिन उस प्रोसेस को मैंने स्मूथ बनाने के क्या किया, मैंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया. आप वहां से अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, ये चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, वहीं से ही आप पेमेंट करोगे. मेरा बंदा जियो मार्ट से ना एक्टिवा लेके या बाइक लेके आएगा और आपके घर वो डिलीवर कर देगा. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का मीनिंग हुआ इन द चेन. तो इसको चेन बोलते हैं. एंटर इन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस स्टेप. प्रोसेस और स्टेप तो मैंने बता दिया. विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम इनटू द न्यू बिजनेस. ठीक है, जामनगर से मैं बाहर से मैंगोस ले रहा था, मुझे 110 रुपए पर किलो पड़ रहा था. मैंने अपनी जामनगर ब्रांच में, पूरी जामनगर ब्रांच से लिया, तो मुझे रिलेटेड पार्टी की वजह से 80 रुपए पड़ा. ठीक है, अब समझो इसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया. पहले है ना कस्टमर मेरे वहां आता था, कस्टमर मेरे वहां पे आता था, तो क्या होता था, वो मेरे वहां पे आता था, सामान लेता था. समटाइम्स क्या करता था, वो सामान आगे पीछे लग देता था, तो मेरी मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ती थी उस सामान को फिर से सही रखने के लिए. अगर मैं वो डिलीवरी दे दूंगा डायरेक्ट वहां पे, तो क्या वो मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी? यस, वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी. क्या मेरा डिलीवरी सिस्टम इससे क्रिएट होगा? यस, मेरा डिलीवरी सिस्टम क्रिएट होगा. ये डिलीवरी सिस्टम मुझे कहीं और जगह भी बेनिफिट कर सकता है. ठीक है, ठीक है, इतना करो बहुत है. A firm can either opt for a forward or backward integration or a horizontal integration. फॉर्म की इच्छा है, उसको फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल जाना है तो हॉरिजॉन्टल. कभी भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म के ऊपर है क्या करना है. देखो, forward and vertical integration form a part of a vertical integration diversification. In vertical integration diversification, firms opt to engage in the business there are vertically related to the existing business of the firm. ठीक है, वो vertically related होता है. मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, सिर्फ पढ़ना है. The firm remain a vertical within the same process. ठीक है, while a diversifying firms opt to engage in the business that are linked forward or backward in the chain. ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज द कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग अ बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर. यहां मैं क्या कर पाऊंगा, इफेक्टिव सप्लाई बाय द एंटरिंग बिजनेस ऑफ अ इनपुट प्रोवाइडर. इनपुट प्रोवाइडर में बन जाऊंगा तो मैं क्या इफेक्टिव सप्लाई कर पाऊंगा. यस, स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड. अभी हम है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या, मैं इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर. अगर मैं खुद ही इनपुट प्रोवाइडर अपना बन जाऊं तो क्या मैं इफेक्टिव सप्लाई कर पाऊंगा. यस, स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय टू एक्सपांड अ प्रॉफिट एंड गेन अ कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन और सप्लाई. एक्सपांड अ प्रॉफिट, इससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा. मैंने पहले ही एग्जांपल दिया, मैं अपने फर्म से लेता हूं तो 80 रुपए किलो पड़ता है, बाहर से लेता हूं तो 110 रुपए किलो पड़ता है. gain or generate control over the production supply of a product whereby the company will purchase or build business that will increase its own supply.
इंक्रीज इट्स ओवन सप्लाई कैपेबिलिटी और लेसन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी बातें हमने कर ली। क्या बोल रहा है, इससे मैं क्या ग्रेटर कंट्रोल कर पाऊंगा प्रोडक्शन और सप्लाई पे। मैं अपने फार्म से मंगवा रहा हूं तो मुझे जितना चाहिए उतना माल मंगवा सकता हूँ। शायद मैं किसी और से मांगूंगा ना, वो उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर मेरे पास वो कंट्रोल है प्रोडक्शन और सप्लाई का, तो क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ। यस। इससे क्या होगा, इससे मेरा खुद का सप्लाई बढ़ेगा और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है। अ लार्ज सुपर मार्केट चेन कंसीडर टू परचेस अ नंबर ऑफ फार्म्स दैट वुड प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। ठीक है, एग्जांपल आ गया कि फ्रेश प्रोड्यूस मिले सुपरमार्केट को, उसके लिए उन्होंने फार्म ही खरीद लिए बहुत सारे। ऑन द अदर हैंड, अब मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक मिनट यहाँ पे है ना, ये गलत होगा शायद, हॉरिजॉन्टल के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या बोलता है, मूविंग अ फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन। पहला क्या बोल रहा है, मूविंग करना है हमें फॉरवर्ड चेन के अंदर, एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूज अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमें ऐसे बिजनेस में एंटर करना पड़ेगा जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज कर रहा हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विल ऑल्सो टेक अ प्लेस वेयर ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू बिजनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, मैंने बात की कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का। अ कॉफी बिन मैन्युफैक्चरिंग में चूज टू मर्ज विद अ कॉफी कैफे। डन। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। अब फॉर्म गेट, देखो वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, वर्टिकल का मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब वर्टिकल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस होगा, यहाँ पे तीसरा प्रोसेस होगा, यहाँ पे चौथा प्रोसेस होगा, यहाँ पे पांचवा प्रोसेस होगा। अब ने मान लेते हैं थर्ड नंबर वाला है ना, मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से आता है आपका सप्लाई। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ है ना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका ये मेन यूनिट आपका ये है। ठीक है, आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, ना ही आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ना ही सप्लाई करते हो। अगर आप सप्लाई की तरफ जाते हो तो ये क्या होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड। और आप सप्लाई से मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि यहाँ फिफ्थ स्टेज पे कस्टमर खड़ा है, आप कस्टमर की तरफ मूव कर रहे हो। अगर कस्टमर की तरफ मूव कर रहे हो तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है, सप्लाई चेन की तरफ मूव कर रहे हो तो बैकवर्ड, कस्टमर की तरफ मूव कर रहे हो तो फॉरवर्ड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब फॉर्म गेट्स अ हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब फर्म्स गेट अ हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफाई बाय इंटीग्रेटिंग थ्रू अ एक्विजिशन वन और मोर सिमिलर बिजनेस। देखो, वन और मोर सिमिलर बिजनेस। अब या जब हमने ये वर्टिकल लाइन बनाई ना, तो वर्टिकल लाइन में प्रोसेस आ गया था। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में कभी प्रोसेस नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, यहाँ पे ए है, ए लिमिटेड है, यहाँ पे बी लिमिटेड है, यहाँ पे सी लिमिटेड है, यहाँ पे डी लिमिटेड है। ठीक है, सो ऑन है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ए लिमिटेड हो, आप क्या कर रहे हो, आप बी लिमिटेड को या सी लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हो या मर्ज कर रहे हो उसके साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, वन और मोर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज प्रोडक्शन और मार्केटिंग चेन। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। देखो ये टॉय मैन्युफैक्चरिंग की ही सारी कंपनी थी, तो सेम स्टेज हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड या सी लिमिटेड को बाय कर रहा है। तो एक्विजिशन ऑफ वन और मोर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन मार्केटिंग और चेन। प्रोडक्शन के हो सकता है, मार्केटिंग में आप ले लो। ठीक है, they can also integrate with the firm producing a completely product or a by product or by taking a over a competitive। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, इतना बहुत है, बहुत है। देखो ये है ना दोनों वर्टिकल, ये पूरा का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में बात की। ये है ना हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि आप इस लाइन में मूव कर रहे हो ना, तो आप हॉरिजॉन्टल हो, और इस लाइन में बैकवर्ड। ठीक है, डिलीट डिलीट। ठीक है, चार्ट आप खुद समझ सकते हो, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। डन। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन की। ठीक है, रात के 1:30 बज गए हैं, देखो 1:26, 12 बजे का बैठा था। अभी तक हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद बात होती, बट 35 मिनट्स का रिकॉर्डिंग रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है छोटी मोटी बातें। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इन कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन नो लिंकेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है,
कॉन्ग्लोमेरेट का मीनिंग समझ लो। कोई भी लिंकेज नहीं है कैसे भी। आज मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं टॉय का, अब मेरी इच्छा हुई है मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं क्लोथ का, क्या दोनों बिजनेस के बीच में कोई इंटरलिंक है? नहीं है। दोनों बिजनेस के बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है, नहीं है, ठीक है। आज मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, अब मैं चाहता हूं मैं रबर का प्रोडक्शन करूं, क्या कोई क्या कोई इस दोनों में सिमिलैरिटी है? नहीं है। तो नो लिंकेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कोई भी प्रकार का लिंकेज नहीं होना चाहिए। मार्केट और टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है। न्यू बिजनेस प्रोडक्ट एंड आर डिसजॉइंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट इन एवरी वे। नया बिजनेस और नया प्रोडक्ट होना चाहिए जो डिसजॉइंट मतलब कि डिसअग्री करता हो एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट में इन एवरी वे, ठीक है, हर तरीके से। वो हमारा है ना नया बिजनेस पूरा यूं ऐसा ब्रांड न्यू लगना चाहिए कि कभी आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था। इट इज अ टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी फंक्शन देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट एंड नो कनेक्शन। देखो घुमा फिरा के वही बातें लिख रहा है, बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग वंस। बहुत है इतना। पहला क्या बोला, कोई भी लिंकेज नहीं होना चाहिए रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ। बाद में न्यू बिजनेस, देखो ये वाला भी अपने रिमूव ही कर देते। न्यू बिजनेस एंड प्रोडक्ट आर डिस्जॉइंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट इन एवरी वे। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जांपल, सीमेंट मैन्युफैक्चर डाइवर्सिफाई इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील एंड रबर प्रोडक्ट। डन। डन। अब है हमारा फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया, थर्ड हमारा है इनोवेशन। इनोवेशन है ना आपका मई 26 का, Jan 26 में आया हुआ है, ठीक है। Jan 26 में इनोवेशन का है ना क्वेश्चन था, आने की शक्यता कम हो जाती है, बट क्या एक बार हम देख लेंगे, एक बार हम देख लेंगे इनोवेशन का मीनिंग देखेंगे, इनोवेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इनोवेशन ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ, इनोवेशन का मीनिंग तो नहीं है, बट इनोवेशन हमें ड्राइव करता है अपग्रेडेशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और अ प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज अ मार्केट शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनोवेशन क्या बोलता है भाई, आप इनोवेट करो, क्या इनोवेट करो, अपग्रेडेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज अ मार्केट शेयर, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करो, रेवेन्यू इंक्रीज करो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दो। सम में आर्ग्यू दैट इनोवेशन लीड द अननेसेसरी एक्सपेंस। देखो अब ये सब करने जाओगे तो क्या अननेसेसरी एक्सपेंस है? यस। दे डू नॉट गिव मच रिटर्न, ये ज्यादा रिटर्न नहीं देते, बट ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर द बिजनेस टू ग्रो लॉन्ग टर्म इनोवेशन ऑफर द फॉलोइंग। इसको अपने हेल्प बोल सकते हैं। हेल्प या इंपॉर्टेंस चीजें कौन कौन सी, मेन चीज यहाँ पे पॉइंटर याद करने, ठीक है। हेल्प्स टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सबसे पहले आप अगर इनोवेशन करोगे तो क्या आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? यस। देन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आप इनोवेशन करोगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यस। गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देगा, ठीक है। तो तीन मुद्दे हैं, तीन चीजें याद करनी है। हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, help to solve complex problem, increase productivity and last give a competitive advantages। इनोवेशन के तीन बेनिफिट है, कौन से तीन बेनिफिट है? तो पहला है हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी एंड गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सबसे पहले हेल्प टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये तीन लिखोगे 2 मार्क्स दे देगा सामने वाला बंदा, याद रखना। तो ये याद करना है। अ बिजनेस ट्राई टू फाइंड अ अपॉर्चुनिटी इन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस को प्रॉब्लम होती है कि अपॉर्चुनिटी फाइंड करना एग्जिस्टिंग सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। डज सो थ्रू प्लान इनोवेशन इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। दिस गाइड द इनोवेशन हेल्प टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग अ कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन। आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आप है ना कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ले लो, जिससे क्या होगा, जिससे है ना कस्टमर आपका रिपीटेड होगा। क्या बोल रहा है, सॉल्व करो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। एग्जाम्पल, प्रेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डैमेजेस।
is been taken head on by shifting the renewable source of energy like a solar, wind, sea waves. ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, आप है ना उसको रिन्यूएबल सोर्स की तरफ ले जाओ, सोलर, विंड, सी वेव्स. इट माइट बी अ कॉस्टली इन इंट्रोडक्टरी स्टेज बट इन द लॉन्ग रन इट विल ओनली हैव अ इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल. ठीक है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एक बार आप खुद से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा. ज्यादा ना ध्यान देने का रीजन है जेन 26 में पूछ लिया है. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन लीड्स टू सिंप्लीफिकेशन एंड इन मोस्ट कॉस्ट ऑटोमेशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग टास्क. ठीक है, हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो हमारा टास्क क्या होगा, ऑटोमेशन होगा एग्जिस्टिंग टास्क. प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ अ फाइनल आउटपुट एंड कंपनी आर विलिंग टू स्पेंड अ मिलियन ऑन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग टास्क होगा ना वो ऑटोमेटिक होने लगेगा. प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, तो प्रोडक्टिविटी डिफाइन होती है एज अ मेजर ऑफ अ फाइनल आउटपुट फ्रॉम अ टास्क और प्रोसेस. अब मेरा रॉ मटेरियल पूरे साल में 1 लाख रुपए का बनता है, अचानक से वो मैं इनोवेशन करूं और 2 लाख का बन जाए तो क्या अच्छी बात है? यस, अच्छी बात है. तो कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड अ मिलियन ऑन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी. कंपनी तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना ही चाहती है, उसके लिए वो जितना बोलो उतना खर्च करने के लिए तैयार है. इनोवेशन ऑटोमेट करता है रिपीटेड टास्क को, सिंप्लीफाई करता है लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस को एंड एड्स टू अ प्रोडक्टिविटी ऑफ टर्म्स एंड देयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होती है. मैं प्रोडक्टिविटी को मैंने अलग ले लिया. ठीक है, एक बंदा 6 घंटे काम कर रहा है प्रोडक्टिविटी. अब क्या हो सकता है, वो बंदा 8 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहा है, उसके लिए क्या उसको ज्यादा इंसेंटिव देना पड़ेगा? यस, इंसेंटिव देना पड़ेगा. अब इंसेंटिव को हटा दो, वो बंदा जो 6 घंटे काम कर रहा है ना वो मैन्युअल काम कर रहा है, अगर उसके अंदर हम ऑटोमेशन लेके आए तो वो बंदा 6 घंटे का काम 3 घंटे में कर देगा. अब वो जब 6 घंटे का काम 3 घंटे में कर देगा मतलब कि वो डबल आउटपुट देगा अब हर काम को. यस, तो सबसे पहले ऑटोमेशन का एग्जिस्टिंग टास्क को, प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने का रीजन, डिफाइन कैसे होती है, फाइनल आउटपुट ऑफ अ टास्क और प्रोसेस. जो भी हमारा फाइनल आउटपुट और टास्क है ना वो हमारा प्रोडक्टिविटी डिफाइन करती है. कंपनी आर विलिंग टू स्पेंड अ मिलियन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. ऑटोमेटिव रिपीटिव इनोवेशन कैसे होगा, ऑटोमेटिव रिपीटिव टास्क, सिंप्लीफाई करो लॉन्ग चेंज ऑफ द प्रोसेस, एड्स टू प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम्स देयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल पर फॉर्मूला से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. वी लुकअप, एस लुकअप, इफ का फॉर्मूला. ठीक है, मिलियंस ऑफ फॉर्मूला है. मिलियंस ऑफ फॉर्मूला जब आप चाहोगे ना अपनी आर्टिकलशिप में यूज करोगे देन आपका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होगा, आपको पता चलेगा एमएस एक्सेल छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है. एमएस एक्सेल, एवरी फाइनेंशियल प्रोफेशनल यूज दिस सॉफ्टवेयर टू सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेट देयर मैनुअल टास्क. इससे हमारे मैनुअल टास्क ऑटोमेट होते हैं. सच अ डिजिटल इनोवेशन which lead to improve productivity, create opportunity and further develop a process product within the outside the organization. ठीक है, पढ़ लेना. एग्जांपल है, गिव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. इनोवेशन हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे देता है, तो बीइंग अहेड ऑफ अ कंपटीशन इज अ नीड. देखो हर चीज हर पर्सन को चाहिए, जो भी कंपटीशन चल रहा है उससे मैं आगे चलूं. बीइंग अहेड ऑफ अ कंपटीशन इज अ नीड. ठीक है, बिजनेस स्पेंड अ मेजोरिटी ऑफ देयर स्ट्रेटेजी टाइम बिल्डिंग एंड सॉल्यूशन. बिजनेस अपना मेजोरिटी टाइम इसी के अंदर अपना स्पेंड करता है. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट इनोवेशन इज अ फास्टर अ बिजनेस इनोवेट फर्दर इट गोज फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स रीच. इनोवेशन की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस इनोवेट होता है, इनोवेशन होना मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना, नए नए प्रोडक्ट बाहर लाना, ऐसा हम इनोवेशन करते रहेंगे. अगर ये इनोवेशन हर 6 महीने में लाते रहेंगे तो कॉम्पिटिटर जब तक हमारा पहला वाला इनोवेशन कॉपी पेस्ट अपने फील्ड के अंदर करेगा उससे पहले हम एक नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ खड़े रहेंगे. ठीक, सही बात है. तो जैसे जैसे हमारा इनोवेशन फास्टर होता जाएगा ना वैसे वैसे कॉम्पिटिटर के हाथ से हम आगे बढ़ते जाएंगे. इनोवेशन प्रोडक्ट नीड अ लेस मार्केटिंग. इनोवेशन वाले प्रोडक्ट होंगे ना उनको कम मार्केटिंग चाहिए. नीड अ लेस मार्केटिंग एज दे एम टू प्रोवाइड एड, वो क्या करते हैं, एडेड सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर, thus क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. इनोवेशन नॉट हेल्प टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर बट हेल्प टू एक्वायर अ न्यू वन. तो give a competitive advantages, being ahead of a competition, business spend a majority time to their strategy time to building the solution,
कि हम आगे कैसे बढ़े। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है इनोवेशन का, कि फास्टर जैसे जैसे इनोवेशन होता रहेगा वैसे वैसे हम कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ते रहेंगे। इसको इनोवेटिव प्रोडक्ट होगी, लेस मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी और ये सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे अल्टीमेट कंज्यूमर का, जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट होगा। इनोवेशन नॉट ओनली हेल्प टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर बट हेल्प टू एक्वायर ए न्यू कस्टमर। डन। ओके ओके। अब अब नींद लग रही है, ठीक है। अब हमारा है ना मर्जर और एक्विजिशन बाकी है, मतलब कि अभी अभी 1 घंटे का और बाकी है, तो उसके लिए हम पार्ट 3 अपलोड करते हैं, कल करेंगे। हाँ मतलब कि सब कुछ कल ही होगा। 3 3 6 10 जैसे चैप्टर है, मतलब कि आधा घंटा और जाएगा। टाइप्स ऑफ मर्जर सबसे ज्यादा अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देखना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक एग्जिस्ट के अंदर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी देख लेंगे, एंड डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी देख लेंगे, मतलब कि आधे से पौने घंटे का काम है, क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मुझे ग्रोथ कंप्लीट करना था, टर्न अराउंड को नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाना था, पर अब देखो 1:40 हो चुकी है अराउंड अराउंड। अगर वो लेक्चर है ना 35 मिनट का मेरा टाइम फिक्स था, अभी तक में है ना मैं सो गया होता, बट वो 35 मिनट का लेक्चर हमारा है ना नहीं रिकॉर्ड हो पाया लैपटॉप की वजह से। तो ठीक है, लैपटॉप की वजह से नहीं रिकॉर्ड हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने है ना क्या करेंगे, हाँ 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 हाँ, कल हमारे ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा एंड एक सेकंड लेक्चर भी आपको मिल ही जाएगा शाम से पहले पहले। तो हमारा क्या है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कल फ्राइडे है, मतलब कि आज सुबह फ्राइडे ही है, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा रहेगा टारगेट सैटरडे को हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर दे, ठीक है। डन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।